क्लास वेलकम बैक बच्चों। बेटा केस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की, ठीक है ना। केस स्टडी कर रहे हैं बेटा बिल्कुल लेटेस्ट बुक से, ठीक है ना। 2021 एडिशन की बात कर रहे हैं। APCL का धवन से केस स्टडी को स्टार्ट करेंगे। बेटा कुछ कीवर्ड का डिस्कशन कर देता हूं जहां बच्चे के फंसने का स्कोप सबसे ज़्यादा है। बेटा देखो बात सुन लो, सबसे पहले बात कर लेता हूं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की। ये बात तो मैंने बेटा जिस टाइम मैं पढ़ा रहा था मैंने उसी टाइम बोल दी थी। जब भी क्वेश्चन कहे ना आपको कि अभी तक कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही थी, अभी तक एक प्रोडक्ट बना रही थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, सेल्स डिपार्टमेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट था, कुछ भी बोलती रहे। जैसे ही उसने कहा ना ये बना दूसरा प्रोडक्ट, बस बेटा सब भूल जाना, सब भूल जाना। जैसे ही दूसरा प्रोडक्ट बना ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो चुके हो बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर पर, अनलेस एंड अनटिल। बस ये एक मैं प्रोवाइडेड टर्म बोल रहा हूं, एक ये चीज सुन लो, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इस चीज का बेटा। एक्सेप्शन ये है अगर वो दूसरा प्रोडक्ट भी ऐसा है जिसके लिए सेम रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, लगभग सेम फिनिश गुड्स बनने वाला है, तो बेटा आप फंक्शनल पे ही रहोगे, अदरवाइज आप डिविजनल पे शिफ्ट कर चुके हो। देखो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, बहुत आराम से सुन लो। एक कंपनी है बेटा, अभी तक क्या करती है, ऑफिस फर्नीचर बनाती है, ठीक है। अभी तक ऑफिस फर्नीचर बनाती है, 5-6 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है, नाम बता देगा आपको। कहता है अब इसने ना फर्नीचर घर के लिए बनाना शुरू कर दिया। बेटा फर्नीचर ही रहा, फर्नीचर ही रहा, सेम रॉ मटेरियल आना है ना। तो कुछ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिस्टर्बेंस होगी बेटा, ना ही कोई डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने की जरूरत है। ऐसे केस में बेटा एक ही प्रोडक्ट है, वो कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन गया, फर्नीचर ही रहा, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही चलेगा। लेकिन बेटा आपको बता देता हूं, वैसे कभी भी कहते दूसरा प्रोडक्ट तो हमेशा डिविजनल स्ट्रक्चर पे चलेगा। एक बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो मुश्किल देगी बेटा केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन में, वो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की देती है। क्योंकि आपने देखा होगा बेटा दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द ईच अदर, और हमने कैसे इनकी इंपॉर्टेंस एक के बाद एक चिपकाई थी, याद है ना आपको बात। मैं कुछ कीवर्ड बता रहा हूं बेटा, एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ये 5 कीवर्ड मैं दूंगा आपको, ये 5 कीवर्ड बताएंगे बेटा कि आंसर डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर ये 5 में से कोई वर्ड ना दिखे तो समझ लेना आंसर इज डेलीगेशन, ठीक है जी। लो लिखना बेटा, बेटा एक बार कहीं पर भी नोट कर लो, चाहे केस स्टडी की बुक में कर लो, चाहे नोट्स में नोट कर लो, डिसेंट्रलाइजेशन इन 5 कीवर्ड से पहचाना जाता है बेटा। नोट करना। लो प्यारे बच्चों एक बात और सुन लो पहले, अभी आराम से मतलब समझ लो इस चीज का। बाबू डेलीगेशन में भी हम पावर बांटते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में भी पावर बांटते हैं। बस डेलीगेशन में हम क्या करते हैं बेटा, 2 ही लेवल पे रहते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन में हम मल्टीपल लेवल पे चले जाते हैं। बाबू सामने देखना, मैंने एक वर्ड लिखा डिस्पर्स, या बेटा मैंने लिखा सेलेक्टिवली डिस्पर्स। मतलब समझते हो डिस्पर्स का डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो डिस्पर्स का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वाइड एरिया, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना वाइड एरिया में। अगेन बेटा जब वो बोल रहा है वाइड एरिया, तो कहीं ना कहीं बेटा हिंट चला गया कि बेटा ये बात चलेगी डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है ना बेटा। या कभी ये दोनों वर्ड का यूज ना करे, आपको कह दिए वेरियस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया अथॉरिटी का, तो वेरियस लेवल आपको पता है 2 लेवल तक डेलीगेशन है, और अगर वेरियस लेवल वर्ड यूज हो गया तो बेटा आंसर डिसेंट्रलाइजेशन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है ना बेटा।
इधर देखना इंडिपेंडेंट चार्ज। कभी कह दे बेटा कि एक एम्प्लॉय आपके अंडर काम करता था, आज आपने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसको एक इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया, फ्रीडम दे दी पूरी। इंडिपेंडेंट चार्ज देना मतलब बेटा बिल्कुल फ्रीडम दे दी आपको, अब वो रिपोर्ट भी नहीं कर रहा। आपको पता है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में बेटा सबऑर्डिनेट को बहुत रोल दिया जाता है, कभी भी उसको सुपीरियर को रिपोर्ट नहीं करना होता। अगेन ये एक बहुत बड़ा हिंट होगा बेटा डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। उसके बाद बेटा ऑटोनॉमी या मोर ऑटोनॉमी की बात करें। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है बेटा। डेलीगेशन में बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती, हमेशा आपका सुपीरियर आपसे जवाब मांगता रहता है, ला बता क्या किया इस काम का। ये सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन में ही दी जा सकती है। या कभी आपको कहे ऑटोनॉमस प्लान बना रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 डिवीजन है बेटा, किसी का भी नाम ले ले। फुटवियर डिवीजन क्या कर रहा है, अब अपने ऑटोनॉमस प्लान बना रहा है। ऑटोनॉमस मतलब अकेले, किसी से नहीं कुछ पूछ रहा, किसी से कोई कंसर्न नहीं कर रहा बेटा। इतनी पावर सिर्फ इंसान को डिसेंट्रलाइजेशन में होती है। ये सारे हिंट डिसेंट्रलाइजेशन के, इसके अलावा कुछ ना बोले बेटा, सिर्फ काम बांटने की बात हो और इनमें से कोई वर्ड ना है तो हमेशा आंसर डेलीगेशन। इसके ऊपर बेस्ड लगभग 10 केस स्टडी हमें करनी होगी बेटा, ठीक है ना। आपकी बुक में 10 से ज़्यादा केस स्टडी है बेटा इस पे बेस्ड, जो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती हैं, ठीक है ना। पेपर में फंसाता सिर्फ ये है। चलो जी देखते हैं। खैर बेटा स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट केस। बाबू पहले रिक्वायरमेंट देखना, 1 मिनट। सेकेंड लास्ट लाइन कहता है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन, ऑल्सो स्टेट द 3 एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। बेटा मुझे सबसे पहले तो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना है कि रोस्टेड कॉफ़ी बेटा क्या कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। दूसरी बात बेटा कहता है 3 एडवांटेज आइडेंटिफाई भी करनी है आपको बेटा, सॉरी 3 एडवांटेज आपको लिखनी है उस एक एडवांटेज के अलावा जो इस बेटा पैराग्राफ में दी गई है। तो बेटा इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज दी गई होगी। चलो खैर देखते हैं। याद होगी बेटा डायरेक्ट तो लिखी जाएगी, नहीं होगी तो बेटा फंस जाओगे। डायरेक्ट याद करना भी बहुत जरूरी है बेटा। चलो कहते हैं रोस्टेड कॉफी कॉर्पोरेशन इज अ कॉफी हाउस चेन ऑपरेटिंग इन 7 states of India. Through its effective organizational structure, it has grown despite pressure from the competitor in the national market. The company has a purchase and production department, supply chain management and logistic department, brand management department, sales department. This structure has facilitated operational efficiency as employee became specialist within their own realm of expertise. Sir, सारी की सारी बात कर दी इसने कि कंपनी का ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है। कहीं बोला बेटा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, कहीं नहीं बोला। और बेटा बोलता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इंसान स्पेशलिस्ट बन जाता है। सर स्पेशलाइजेशन इज ओनली अ मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना बेटा। तो हमारे को कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े हिंट मिल गए हैं। एक एडवांटेज भी पता लग गई कि स्पेशलाइजेशन का जिक्र हो रखा है, बाकी 3 चिपका दोगे बेटा, ठीक है ना। वही इकोनॉमी की बात करनी है, वही कोऑर्डिनेशन की बात करनी है, वही इफेक्टिव ट्रेनिंग की बात करनी है जो बचे हुए, ठीक है जी। ओके बात। चलो जी केस स्टडी नंबर 2 बेटा सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड अबव। बेटा बोलता है अब पैराग्राफ में कोई कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, उसके 2 पॉइंट इंपॉर्टेंस के लिख दो। और आपको बता देता हूं, देखो अगर आप थोड़े से भी समझदार हो, ठीक है ना बाबू, देखो बोर्ड में तो नहीं लेकिन यहाँ पर पढ़ते टाइम हमने जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उनमें से कितनों की इंपॉर्टेंस है हमारे पास। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग। मैंने भी पढ़ाई नहीं ऑर्गेनाइजिंग की, वो छोड़ दो, ठीक है ना। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बचे, होगा तो उसी में से कोई आंसर। अगर समझदार हो तो यहाँ तो समझ आ ही गया होगा, बोर्ड में नहीं आएगा अभी समझ, ठीक है ना। बोर्ड में तो बहुत सारे टॉपिक है जिनकी इंपॉर्टेंस हमारे कोर्स में, ठीक है ना। खैर चलो पढ़ेंगे बेटा। और बी पार्ट बोलता है नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द सुटेबल फ्रेमवर्क फॉर द कंपनी विद इन विच द मैनेजरियल एंड द ऑपरेशनल टास्क आर टू बी परफॉर्म। बेटा जब भी कहेगा ना आपको ये बात ध्यान रख लेना, फ्रेमवर्क ये वर्ड बाबू जब भी कहेगा ना आपको कि कोई फ्रेमवर्क दिया गया उसको आइडेंटिफाई करो, आपको हमेशा फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में से चूज करना है, हमेशा ध्यान रखना है। चलो जी
कहता है इन्फोकॉम हैज डाइवर्सिफाइड इटसेल्फ इनटू द सेवरल प्रोडक्ट लाइन। मैं आपको बता देता हूं बेटा, बी पार्ट का आंसर डिविजनल स्ट्रक्चर है। समझदार हो तो बेटा क्लियर, इससे ज्यादा क्या बड़ा हिंट होगा। इन्फोकॉम हैज डाइवर्सिफाइड इटसेल्फ इनटू सेवरल प्रोडक्ट लाइन। कंपनी ने अपने आप को बहुत सारे प्रोडक्ट में डिवाइड किया हुआ है। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। यही तो होता है बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ईच सब्सिडरी इज सेल्फ सफिशिएंट विद देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, propagating the belief that the people can assume responsibility for effective implementation of their decision and should be given autonomy. सर ऑटोनॉमी हो गया काम, डिसेंट्रलाइजेशन आंसर है बेटा। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा बेटा, ध्यान रख लेना, कुछ भी नहीं जाएगा इसके बाहर। जितना लिख दिया बस उतना फाइनल है। ओके है बात? पढ़ू तो कुछ ना, बात चल रही है डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन की कोई दो इंपॉर्टेंस लिख देना जिसने ए पार्ट में पूछी है। बढ़े आगे, चलो जी बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 2019 में आई हुई केस स्टडी है बेटा ये। बाबू बहुत बड़ी केस स्टडी है, पहले रिक्वायरमेंट पे जोर दे लो। ए पार्ट, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प द कंपनी टू डाइवर्सिफाई इनटू द मेनी एरियाज एंड ब्रांचेस अब्रोड। और बी पार्ट, एक्सप्लेन 5 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन ए अबव। बेटा ए पार्ट में कंसेप्ट आइडेंटिफाई करना है, बी में उसकी 5 इंपॉर्टेंस लिखनी है। अभी फिर बोलूँ तो बेटा इंपॉर्टेंस लिखनी है, यानी कि तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में से ही कुछ पूछ रहा होगा। चलो पढ़ लो बेटा। ई सॉल्यूशन लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन द ईयर 2000। एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन the company had only 10 employee with 2 department, a production department and a administrative department। कहता है जब कंपनी बनी ईयर 2000 में तो बेटा सिर्फ 10 एम्प्लॉई थे शुरू में और 2 ही डिपार्टमेंट थे बेटा। ठीक है जी, ऐसे ही होता है बेटा, किसी भी कंपनी की शुरुआत ऐसी ही होती है। कहता है द प्रोडक्ट सप्लाइड एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी ओवर द ईयर्स। ठीक है जी, कह रहा धीरे धीरे कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के सर्विसेज को बड़ी पॉपुलैरिटी मिलने लगी। द मैनेजमेंट हैड फेथ इन द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई एंड दे अलाउड देम फ्रीडम ऑफ एक्शन। सर फ्रीडम, ऑटोनॉमी एक ही तो बात है। ऑटोनॉमी का मतलब मेरे को तो हिंट मिलना शुरू हो गया, बाकी आप पढ़ लो एक बार और आगे भी पढ़ लो। द मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज दैट द डिसीजन मेक्स एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी गिवन मोर ऑटोनॉमी। फिर वही बात, ऑटोनॉमी, फ्रीडम। सर कहीं ना कहीं ये हिंट होते हैं बेटा डिसेंट्रलाइजेशन के। ओके है बात? पढ़ू तो कुछ ना, चलो बढ़ना आगे बेटा। बाबू केस स्टडी नंबर 4, यहाँ से बेटा आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर सकते हो। मुश्किल केस स्टडी ऑर्गेनाइजिंग में है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा टारगेट 35 केस स्टडी का है। आज 17-18, आज 17-18 कल करेंगे बेटा। 35 केस स्टडी होंगी, एक में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलो बेटा ए पार्ट करते हैं, पढ़ता हूं पहले रिक्वायरमेंट का। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनगार्ड कंपनी। तो बेटा वैसे तो आपको बता देता हूं, वी गार्ड कंपनी की सारी बात करेगा, नाम एनगार्ड बोलता रहेगा। ठीक है ना? वो बेटा स्टेबलाइजर बनाती है ना एक कंपनी है वी गार्ड, ऐड भी देखा होगा आपने, उसकी बात चलेगी सारी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है बेटा, या तो फंक्शनल हो सकता है या डिविजनल। और अगेन एक ही हिंट होता है बेटा, अगर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो बात कर लेना बेटा डिविजनल की, अदरवाइज फंक्शनल की बात करते रहना। और बेटा बी पार्ट बोलता है 2 एडवांटेज 2 लिमिटेशन। सर ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। चलो खैर पढ़ो। कहता है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैव बीन कॉमन एंड क्वाइट हाई इन इंडिया। दे बार्म आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, AC, ऑफन लीविंग देम इन अ परमानेंटली डैमेज कंडीशन। इंडिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन नॉर्मल है, कह रहा बहुत सारे इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं। एनगार्ड कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर फॉर द नॉर्थ इंडिया वेयर द वोल्टेज फ्लक्चुएशंस रेंजेस फ्रॉम 220 वोल्ट्स टू 230 वोल्ट्स। ठीक है जी बाबू, नॉर्थ इंडिया के लिए वो स्टेबलाइजर बनाने चाह रही है, यानी कि हमारे एरिया के लिए। बढ़ो आगे। वंस द डिमांड फॉर नॉर्थ इंडिया वाज टेकन केयर ऑफ, they decided to launch stabilizer of varying voltage from 19 volts to 260 volts for meeting the requirement of voltage fluctuation in the other region of India also।
कहता है एक बार नॉर्थ इंडिया की डिमांड पूरी हो जाएगी तो बाकी सारी स्टेट्स में भी जाएंगे जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन अलग अलग लेवल की है। सर ये कोई दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं बन गया ना, प्रोडक्ट तो सेम ही रहा, स्टेबलाइजर तो स्टेबलाइजर ही रहा, ठीक है ना। चाहे आप बेटा उसकी क्या करोगे, थोड़ी सी वोल्टेज फ्लक्चुएशन को और बाबू क्या करोगे, डेफिनेशन को थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर रहे हो बेटा, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया के लिए 220 टू 230, 190 टू 260, लेकिन स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर ही रहा। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज द सेम, फिनिश गुड्स इज ऑल्सो द सेम। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। कहता था इंजीनियर वर अपॉइंटेड फॉर साउथ वेस्ट एंड द ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया एज द वोल्टेज वाज डिफरेंट इन ऑल द थ्री रीजन। थ्रू ऑल द इंजीनियर वर अपॉइंटेड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर बट द प्रोडक्ट डिफर्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन। सर कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल। दो एडवांटेज दो लिमिटेशन चिपका देंगे, क्या दिक्कत क्या है इसमें, ठीक है जी। बढ़ो आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ए पार्ट, रिक्वायरमेंट पहले, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट फॉलोड बाय कविता घई विच हेल्प्ड हर टू ओपन द न्यू ब्रांचेस ऑफ द रेस्टोरेंट। बी पार्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। सर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंस के बताने हैं बी पार्ट में और ए पार्ट में कंसेप्ट का नाम, यानी कि डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की बात। मैंने आपको बोला है 10 से ज़्यादा केस स्टडी हम करने वाले हैं, ये शायद थर्ड होगी बेटा, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर। चलो जी पढ़ना बेटा, आराम से पढ़ना, ये 6 हिंट याद रखना, ये दिमाग में घूमने चाहिए वर्ड आपके पढ़ते टाइम। अगर ये नहीं आया तो डेलीगेशन, ये आए तो डिसेंट्रलाइजेशन। Kavita Ghai was the MD of a restaurant in Lucknow called Healthy Kitchen. The restaurant was doing well and the volume of work started increasing slowly and steadily. Kavita Ghai was not able to manage all the work on her own. The increasing magnitude of the work made it impractical for her to handle it all by herself. Moreover, her objective is to open more branches of this restaurant at the different places. कोई एमडी है बेटा, अकेले एक रेस्टोरेंट चला रही थी, धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, उसको प्रेशर स्ट्रेस फील होने लगा। आपको याद होगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेस ही होता है, ठीक है ना। एक अकेला इंसान पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकता। जब आपको स्ट्रेस फील होने लगता है तो आप किसी एक्सटेंट पे काम बांटने लगते हो, ठीक है ना। और बेटा उसका टारगेट भी है कि वो नई और ब्रांचेस शुरू करना चाहती है इसी रेस्टोरेंट की, ठीक है जी। कहते हैं शी अपॉइंटेड निखिल गुप्ता एज द GM ऑफ हेल्दी किचन लखनऊ and gave him the right to command his subordinate and to take action within the scope of his position. उसने बेटा निखिल गुप्ता को अपॉइंट करा, एक जनरल मैनेजर है बेटा, और बेटा उसको कुछ पावर दी गई कि कैसे आप सबॉर्डिनेट को कमांड कर सकते हो, और बेटा उसको उसकी पावर का मैक्सिमम स्कोप भी बताया गया, ठीक है जी। और आपको पता है बेटा जब भी किसी इंसान को पावर दी जाती है हमेशा मैक्सिमम स्कोप बता कर दी जाती है, अनलिमिटेड खुला नहीं छोड़ देंगे आपको। For smooth running of the restaurant, she gave him the authority to hire and train the staff as per the requirement. उसको एक और पावर दी गई कि अगर जरूरत पड़े तो आप बेटा एम्प्लॉइज को हायर भी कर सकते हो और बेटा उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हो, ठीक है जी। कविता घई was satisfied with the work of Nikhil Gupta and was able to open other branches of the restaurant in Agra and Kanpur also. कौन सा कंसेप्ट? डेलीगेशन। कुछ भी नहीं बताया आपने, हिंट ही नहीं दिया कुछ भी आखिरी तक, लेकिन डेलीगेशन के बहुत सारे हिंट थे। अगर आप बता रहे हो अथॉरिटी दी है और अथॉरिटी का मैक्सिमम स्कोप बता कर दिया है, बेटा आपको पता भी होना चाहिए डेलीगेशन के ही 3 एलिमेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना जी। ओके है बात, बढ़े आगे। चलो जी बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बेटा अगेन इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सारे क्वेश्चन या तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड आ रहे हैं अभी, या बेटा डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, अभी कोई और कहीं से नहीं आया क्वेश्चन। बेटा रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय यमको एंड स्टेट एनी 3 एडवांटेज ऑफ द स्ट्रक्चर सो आइडेंटिफाइड। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना और उसकी 3 मेरिट पढ़ना जरा। Aratna and Gandharv are 2 head of 2 different department in Yamco Limited. They are efficient manager and are able to motivate the employee of their respective department to improve performance. आराधना और गंधर्व 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं। अगर डिपार्टमेंट पे ही कहानी रही, प्रोडक्ट या डिवीजन पे शिफ्ट ना हुई, तो बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर इज द आंसर। चलो जी आगे बढ़ते जाओ। However, their drive to excel their own sphere of activity instead of giving emphasis on the objective of enterprise that hindered the interaction between the department that Aratna and Gandharv are heading. बेटा दोनों का एम है अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कोई ध्यान नहीं दे रहा।
ठीक है जी। Of then there are interdepartmental conflict and have become incompatible। और आपको पता भी होगा, कह रहा है इंटरडिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट भी रहते हैं। ये सब डिसएडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर की। याद है बेटा, कन्फ्लिक्ट, हिंड्रेंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जिसने याद किया, मैंने डायरेक्ट याद कराया था, आपको याद होनी चाहिए। चलो जी आगे बढ़ो। दिस हैज प्रूव्ड टू बी हार्मफुल इन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द सिचुएशन हैज डिटोरिएटेड टू सच एन एक्सटेंट that the CEO of Yamco Limited has hired a consultant, Rashmi, to resolve the problem. After studying the situation closely, Rashmi found that the problem arisen due to inflexibility and a narrow perspective on the part of both Aratna and Gandhar। लो बेटा, inflexibility भी आ गई। Inflexibility क्या होता है बेटा? It is very difficult to appreciate others' job। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है किसी दूसरे की जॉब को अप्रिशिएट करना। बेटा आराधना गंधर्व की जॉब को अप्रिशिएट नहीं करती, गंधर्व आराधना की जॉब को अप्रिशिएट नहीं करता। सब सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मैं चला रहा हूँ, मैं चला गया तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। सबको यही लगता है ना, भ्रम दूर ऐसे ही होते हैं बेटा लोगों के, ठीक है ना बेटा। तो बाबू ये इन अगेन इट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। 3 लिमिटेशन है फंक्शनल में, तीनों लिखी गई हैं अब तक। मेरे हिसाब से तो इसको लिमिटेशन आइडेंटिफाई करा लेनी चाहिए, इसने तो 3 एडवांटेज पूछ लिया आपसे। चलो जी खैर आगे बढ़ो बेटा। बाबू कहता है प्रॉब्लम अराइजन ड्यू टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड अ नैरो पर्सपेक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ बोथ आराधना एंड गंधर। शी इज ऑफ द व्यू दैट दिस सिचुएशन इज अ रिजल्ट ऑफ टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यमको लिमिटेड हैज अडॉप्टेड। सर कौन सा स्ट्रक्चर? फंक्शनल। कुछ बात ही नहीं हुई बेटा, 2 डिपार्टमेंट की बात चलती रही आखिर तक। फंक्शनल स्ट्रक्चर, कोई 3 एडवांटेज चिपका देंगे। बढ़े आगे। चलो जी बेटा नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। पहले बेटा रिक्वायरमेंट। Identify and briefly explain the concept used by Aman Chadda in above case, which helped him in focusing on objective, or B part also state any 4 point of importance of the concept identified in above। बेटा अगेन 4 इंपॉर्टेंस बतानी है बी पार्ट में, और ए पार्ट में कंसेप्ट का नाम, या तो डेलीगेशन या तो डिसेंट्रलाइजेशन। चलो जी पढ़ते चलो जी। Aman Chadda started Bullseye, a company for providing cyber security solution to businesses. Its objective is to prevent, detect and respond to the cyber attack and protect critical data. He was a hard-working software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds, and as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day। चलो जी बिजनेस तरक्की कर रहा है, घूम फिर के इतनी सारी बातों में यही क्रक्स है। बढ़ते चलो बेटा आगे। कहता है he was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defence। While working on a project, he found that the volume of work made it impractical for him to handle all the work by himself। बेटा देखो क्या कह रहा है, उसको एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट दिया, साइबर सिक्योरिटी में वो डील करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इसलिए दिया होगा कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ काम होगा। कहता है लेकिन वर्क प्रेशर इतना है कि उससे अकेले सारा काम मैनेज नहीं हो रहा। और आपको बहुत अच्छे से बताना चाहिए, डेलीगेशन की शुरुआत मैंने भी ऐसी की थी। जब भी बेटा एक सुपीरियर को लगता है ना कि मुझसे सारा काम नहीं हो रहा, वो बेटा क्या करता है, अपने पास कॉर इश्यूज रख लेता है, और बेटा जितनी रूटीन जॉब होती है पास ऑन कर देता है अपने सबॉर्डिनेट को कि तू संभाल ले। ठीक है ना बेटा, ऐसे ही होता था ना। चलो आगे बढ़ना। कहता है he decided to expand the team. The company maintained a close liaison with the local engineering college. During a campus placement, Ishan and Vrinda were appointed to work for a new project. उसने बेटा 2 पर्सन को अपॉइंट कर दिया, एक ईशान को एक वृंदा को। He found that new employee capable, enthusiastic and trustworthy. Aman Chadda thus able to focus on the objective with the help of Ishan and Vrinda. The project was completed on time. Not only this, Aman Chadda was able to extend his area of operation। देखो बेटा एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा रहा है बेटा, यानी कि एक्सेल कर रहा है इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटी, एक्सेल कर रहा है इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटी। देख लो बेटा, नॉट ओनली दिस, Aman Chadda was also able to extend his area of operation बेटा। ठीक है ना, याद है आपको बेटा, ये भी एक बात बोली थी मैंने डेलीगेशन बढ़ाते टाइम। कहता है ऑन द अदर हैंड ईशान एंड वृंदा ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। कहता है वो तो एक्सेल कर ही पा रहे हैं नई अपॉर्चुनिटी में, एम्प्लॉय भी डेवलप हो रहे हैं बेटा। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट।
डेलीगेशन की वजह से एम्प्लॉय को भी मौका मिल जाता है अपना टैलेंट दिखाने का, तो ईशान और वृंदा को भी मौका मिल गया। सारे इन डेलीगेशन के हैं, एक भी ऐसा कोई हिंट नहीं दिया इसने। आंसर इज डेलीगेशन। लिखी जाएंगी 4 इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, बहुत अच्छे से याद कराई है बेटा, 2 बार याद कराई है मैंने डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। बढ़े आगे, चलो बेटा बाबू क्वेश्चन नंबर 8, केस स्टडी का साइज देख लो बेटा, दिखाई दे रहा है केस स्टडी का साइज, यही करती है पेपर में परेशान। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। ए पार्ट, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन कैरिड आउट प्रॉपरली एंड कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रॉब्लम। कहता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का ऐसा कौन सा स्टेप है जो बेटा ढंग से नहीं किया गया। सर 4 ही स्टेप है अगर याद हो तो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। 4 ही बातें ना बेटा। कहता है इनमें से एक चीज ढंग से नहीं की गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। चलो देखेंगे क्या प्रॉब्लम आई। बी पार्ट भी लगे हाथ पढ़ दो बेटा। स्टेट द 2 स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच हैव बीन टेकन बाय कानापुती टू रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेन ऑफ द रामदास। चलो देखेंगे बेटा, कहता है कौन से 2 स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के जो कानापुती ने अब पूरे कर दिए जब रामदास ने कंप्लेन करी। देखते हैं बेटा, चलो पढ़ते हैं, केस ही पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। कहते हैं रामदास एज 49 इज वर्किंग इन एन एविएशन कंपनी, ही इज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन हिज डिवीजन, ही इज इवन सीनियर टू द डिविजनल मैनेजर कानापुती। बेटा कोई कंपनी है, कहता है उसमें एक एम्प्लॉय है रामदास, वो अपने डिवीजन का, सर डिविजनल स्ट्रक्चर पता है ना क्या होता है बेटा, जो प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइडेड होता है। कहता है वो अपने डिवीजन का सबसे सीनियर एम्प्लॉय है, वो अपने डिविजनल मैनेजर से भी सीनियर है, मतलब एज के हिसाब से बात कर रहा होगा। सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन क्या होती है बेटा, डिविजनल मैनेजर होती है बेटा। अगर मैं डिवीजन की बात करूँ तो जो डिविजनल हेड होता है वही डिविजनल मैनेजर है, ठीक है ना। आप बेटा फुटवियर डिवीजन के हेड हो, आप बेटा हौजरी डिवीजन के हेड हो, आप गारमेंट डिवीजन के हेड हो, ठीक है ना। लेकिन रामदास एक डिवीजन में काम करता है लेकिन वो अपने डिविजनल मैनेजर से भी सीनियर है बेटा, ऐसा बोला जा रहा है। कहता है डिविजनल मैनेजर का नाम भी बोलता है कानापुती। कहता है रामदास इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कमिटेड, कैपेबल एंड द हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एबिलिटीज एंड द सीनियरिटी ही जनरली रिसीव द वर्क असाइनमेंट ऑफ हिज चॉइस। बहुत सीनियर है, बहुत ज़्यादा काम करता है, जैसा वो काम मांगता है वैसा देते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन उसको, ठीक है ना, उसकी सीनियरिटी की वजह से। और बेटा वो इतना हार्ड वर्किंग है, वो जो काम मांगता है वो दे देती है ऑर्गेनाइजेशन उसको, ठीक है जी। Although there was no formal designation of various special project assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine। आपको बता देता हूँ बीच में ना 2-4 वर्ड छुटे हुए हैं इस लाइन के बीच में, कोई सिंबल नहीं बैठता, कोई बेटा मतलब नहीं बैठता, लेकिन हाँ फिर भी अगर मैं मतलब निकालना चाहूँ तो बेटा कहता है बहुत स्पेशल वर्क भी दे दो ना आप रामदास को तो वो ऐसे करता है बेटा जैसा रूटीन वर्क कर रहा हो, बहुत मुश्किल काम को भी वो इतना हार्ड वर्किंग, इतना पैशनेट है वो, ठीक है जी। बढ़ो आगे। अ प्रॉब्लम डेवलप्ड व्हेन एन एबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन नागार्जुन एज 33 वाज अपॉइंटेड बाय कानापुती। कहता है प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब एक और कैपेबल, एक और इंटेलिजेंट पर्सन आ गया, नागार्जुन, जिसकी एज 33 साल है। नागार्जुन प्रीवियस 3 year एक्सपीरियंस इन अ क्लोजली रिलेटेड वर्क मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू कैच ऑन द रूटीन वर्क ऑफ हिज न्यू जॉब मोर रैपिडली देन वाज कस्टमरी फॉर अ न्यू एम्प्लॉय। बाबू कह रहा है नागार्जुन ने भी बेटा क्योंकि 3 साल सेम वर्क में काम किया हुआ था, उसने भी आकर बहुत जल्दी से ग्रैब कर लिया इस काम को, जबकि एक नॉर्मल एम्प्लॉय इतनी जल्दी से ग्रैब नहीं करता उन चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ो। ऑन सेवरल ओकेजन कानापुती नोटिस दैट टेंशन डेवलपिंग बिटवीन द 2 एम्प्लॉय। कानापुती जो डिविजनल मैनेजर, उसने देखा कि बहुत बार ना इन दोनों के बीच में टेंशन हो जाती है। कौन दो? रामदास और नागार्जुन। चलो जी। कहते हैं हाउ एवर ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन देयर पर्सनल इशू एज लॉन्ग एज द वर्क वॉज कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय देम। बेटा वो कह रहा है लेकिन मैं तब तक बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक मेरा काम हो रहा है ढंग से, मुझे क्या जरूरत है इन्वॉल्व होने की, लड़ने तो दोनों को, ठीक है जी। बढ़ो आगे। वन डे द टेंशन बिटवीन देम रीच्ड द बॉइलिंग पॉइंट and Ramdas complained to the Kanaputi stating that his duties were being largely taken over by Nagarjun। बेटा एक दिन बेटा दोनों की बहुत अच्छी लड़ाई हो गई और रामदास ने कंप्लेन करी कानापुती को
कि नागार्जुन मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए जा रहा है, जो काम मैं करता था वो सारा छीने जा रहा मुझसे। ठीक है जी, बढ़ो आगे। कानापुती इशूड द ऑर्डर, अब ऑर्डर दे दिया बेटा, स्टेटिंग द क्लियर एलोकेशन ऑफ जॉब related duty between the two. He further clarified the working relation between them by specifying who was report to whom. This help in reducing the workload, enhancing productivity and removing ambiguity. लो प्यारे बच्चों सुन, बाबू पहले मैंने अगर रिक्वायरमेंट ढंग से पढ़ी थी तो ए रिक्वायरमेंट ने मेरे से पूछा था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप आपने ढंग से परफॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हुई। बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अगर आप बता देते ना कि नागार्जुन तूने ये करना है और रामदास तूने ये करना है, लड़ाई ना होती। रामदास का काम छीनी जा रहा है नागार्जुन और लड़ाइयाँ हुई जा रही है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी ढंग से नहीं हुआ। और बेटा बी पार्ट ने पूछा कि कौन से 2 स्टेप ठीक कर दिए रामदास की कंप्लेन के बाद कानापुती। सर देख लो आराम से पढ़ लो 4th लास्ट लाइन। कानापुती सॉरी ये है बेटा, एक मिनट, 5th लाइन से पढ़ना पड़ेगा। वन डे द टेंशन बिटवीन देम रीच द बॉइलिंग पॉइंट. Ramdas complained to the Kanaputi stating that his duties were largely taken over by the Nagarjuna. Kanaputi issued the order stating the clear allocation of job and related duty between them. He further clarified the working relationship. बेटा उसने सबसे पहले एक ऑर्डर इशू किया जिसमें बताया कि किसकी क्या जॉब होगी, दैट मीन्स असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी ठीक कर दिया। और बाद में बेटा ये भी बता दिया कि वर्किंग रिलेशनशिप क्या है, कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्लियर बात ओके, बढ़े आगे। चलो जी बेटा, कितनी लेंदी केस स्टडी थी पता लग गया होगा बेटा, और पूछा क्या, खोदा बाढ़ और निकली चुईयां। चलो जी बेटा, किरण इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट, पहले रिक्वायरमेंट का ए पार्ट। Name the framework which the diversified organization should adopt to enable it to cope up with the emerging complexity. Give one reason in support of your answer. बेटा मैंने आपको बोला है जब भी फ्रेमवर्क की बात करें तो हमें फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर में से आइडेंटिफाई करना होता है। एक बात, दूसरी बात, समझदार हो तो आंसर क्वेश्चन में। सर देखो क्या बोलता है, नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट। आपको पता है डाइवर्सिफिकेशन किसको बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन किसको बोलते हैं आपको पता है? एडिशन इन द प्रोडक्शन लाइन। जब भी कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड करती है कुछ, हमेशा बोलते हैं कि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं जी पहले, कुछ भी गारमेंट्स, और आज बेटा मेरी कंपनी ने टायर बनाने शुरू कर दिए, तो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन में जा रही है। और क्या पूछ रहा है, उस फ्रेमवर्क का नाम बताओ जो कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को। डाइवर्सिफाइड मतलब जो कंपनी प्रोडक्ट ऐड पे ऐड कर रही हो बेटा, उसको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए? सर डिविजनल। अगर समझदार हो तो, समझदारी नहीं है तो केस पढ़ लेना, पढ़ लो। किरण इंडस्ट्रीज अ कंपनी डीलिंग इन ऑफिस फर्नीचर। द कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन, its growth potential and increase market share. As the project was important, many alternatives were generated for the purpose and were thoroughly discussed among the members of the organization. After evaluating the various alternatives, Sukhwinder, the MD of a company, decided that they should add home interiors. सर पहले फर्नीचर बनाते थे ऑफिस का, अब इंटीरियर्स में जाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना चाह रहे हैं बेटा, एंड फर्निशिंग एज द न्यू लाइन ऑफ द बेसिक एक्टिविटी। सर आंसर इज क्लियर। एक बात और बता देता हूं, खैर इसने अभी पूछा नहीं लेकिन आगे आने लगेगा। जिन्होंने प्लानिंग ढंग से पढ़ा हुआ है बेटा, अगर ये पूछता यहां पर बी पार्ट में, ये ना पूछता लिमिटेशन क्या है फ्रेमवर्क की, ये पूछता कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन आपको दिखाई दिए इसमें। तो सर देखो, जहां फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है वहां ऑर्गेनाइजिंग तो दिखाई दे ही रहा है। सर आपको प्लानिंग भी दिखना होना चाहिए था। देखो एक बार पढ़ लो बहुत आराम से बाबू। सेकेंड लाइन, एज द प्रोजेक्ट वाज इंपॉर्टेंट मैनी ऑल्टरनेटिव वर जनरेटेड। सर आपको याद कराऊं एक बार, इधर देखना मेरी तरफ, आपको प्लानिंग प्रोसेस याद कराता हूं, 7 स्टेप से मिलकर बने। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसिस, आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करना बहुत सारे ऑल्टरनेटिव को, हाँ जी, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव,
सर याद है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, उनमें से मैं सबको इवैल्यूएट करता हूँ, एक सेलेक्ट करता हूँ। जिन्होंने प्लानिंग मुझसे पढ़ा उनके लिए बोल रहा हूँ। देखो बेटा, उसके बाद उसने बोला ना मेनी ऑल्टरनेटिव आर जनरेटेड, उससे नेक्स्ट लाइन आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव, सुखविंदर ने डिसाइड करा कि वो एक ही प्रोडक्ट ऐड करेगा, होम फर्निशिंग वगैरह वाला। सर पूरा हिंट प्लानिंग का था, अगर आप देखोगे तो पूरा हिंट, ठीक है ना। इकट्ठी आएगी केस स्टडी तो जान लेके जाएगी आपके, ऐसे थोड़ी छोड़ देगी आपको, ठीक है ना जी। ओके है ना बात, समझ आई इतनी बात, बढ़े आगे। चलो जी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, इंपॉर्टेंट वन, आपको बता देता हूं, मैंने अपने प्री बोर्ड्स में दिया था ये केस स्टडी, मेरे प्री बोर्ड में आई थी, ठीक है ना बेटा। उस टाइम पर सबसे तगड़ी केस स्टडी में से मानी आती थी, समझ नहीं आई थी, घूम गया था मैं। लो खैर आप नहीं घूमोगे बेटा, ठीक है ना, हमने नहीं ऐसा पढ़ा था, आप तो ऐसा पढ़ रहे हो। ए पार्ट, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड इन द अबव सिचुएशन एंड कोट द लाइन विच हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन। और बी पार्ट बोलता है वैल्यूज, बाढ़ में गई वैल्यूज। सर आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्या आइडेंटिफाई करना है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि पोस्ट डीसी में से कुछ आइडेंटिफाई होना है। समझदार हो तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो तो बात होगी, बाकी कुछ और भी हो सकती है, तो संभलना थोड़ा सा। चलो, Rajiv, the owner of Pathways Construction, decided to start a campaign to create awareness among people for developing clean surrounding in their area. He formed a team of 10 members to list the different ways of cleaning the surroundings. One suggested to take the help of local residents. Another suggested that they may involve school-going children in their venture. One more suggestion was to take the help of unemployed youth. On evaluation of different ways, it was decided to take the help of local resident to achieve the desired goal and various activities are identified like। अभी मैं इतना पढ़ के बताऊं तो प्लानिंग तो आ गया, पढ़ा आपने। देखो एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, प्लानिंग भी तो यही कहता था, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके, आइडेंटिफाई कर लो सारे ऑल्टरनेटिव, यही तो कहता था ना बेटा। देखो कितने सारे ऑल्टरनेटिव उन्होंने आइडेंटिफाई करे। एक ने कहा लोकल रेजिडेंट की हेल्प ले लो, एक ने कहा स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की हेल्प ले लो, और एक ने बोला बेटा अनएम्प्लॉयड यूथ की हेल्प ले लो। कहता है ऑन इवैल्यूएटिंग ऑफ डिफरेंट वेज, सारे को इवैल्यूएट करने के बाद आपने सेलेक्ट करा कि आप लोकल रेजिडेंट की हेल्प लोगे। सर प्लानिंग बीच में यही बोलता है, आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, सारी बात प्लानिंग की है। और अब आप पढ़ लो बेटा लास्ट लाइन, जहां से मैंने छोड़ा, टू अचीव द डिजायर्ड गोल, इन गोल को अचीव करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड लाइक। सर सुन लो, इधर देखना मेरी तरफ, इस गोल को अचीव करने के लिए आपने बहुत सारी एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी। सर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कहां से शुरू होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले टोटल काम को आइडेंटिफाई किया जाता है, एक जैसे काम को ग्रुप किया जाता है बेटा, डिपार्टमेंटलाइजेशन बनाई जाती है। वेरियस एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड, पढ़ना जरा जी। परचेज ऑफ नेसेसरी आइटम लाइक डस्टबिन, गार्बेज बैग, ब्रूम्स एटसेट्रा, कलेक्शन ऑफ गार्बेज, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, आपने ये सारी एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी द वर्क वाज एलोकेटेड टू द डिफरेंट मेंबर। ये बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी हो रही है, कह रहा काम आइडेंटिफाई कर लिया और मेंबर्स को बांट दिया। याद है बेटा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप क्या कहता है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी बांट दो, बांट दी इसने, हिंट ऑर्गेनाइजिंग है पूरा। क्लियर है बात? ओके बात, बढ़े। चलो जी बेटा, समीर गुप्ता स्टार्टेड अ टेलीकॉम कंपनी डोनायरा लिमिटेड। बेटा पहले रिक्वायरमेंट देख लेता हूं। रिक्वायरमेंट ए पार्ट, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता थ्रू विच ही वाज एबल टू स्टेयर हिज कंपनी टू अ ग्रेटर हाइट। और बेटा बी पार्ट, तीन इंपॉर्टेंस बता दो, कंसेप्ट का नाम और इंपॉर्टेंस, अगेन डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है बेटा, जिम्मेदारी आपकी है, पहले आप पढ़ो, पहले आप पढ़ो, आप बताना आंसर क्या है। बेटा फिफ्थ लाइन बहुत काम की लाइन है केस स्टडी नंबर 11 में, कहता है समीर गुप्ता हु वाज अर्लियर टेकिंग ऑल द डिसीजन फॉर द कंपनी हैज टू सेलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी। बेटा डिस्पर्स मींस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वाइड एरिया, उसने अपनी अथॉरिटी को बेटा वाइड एरिया में बांट दिया, दैट मीन्स वेरियस लेवल्स में बांट दिया। और जब आप वेरियस लेवल में बांट चुके हो तो मुद्दा ही नहीं रह गया कि डेलीगेशन हो सकता है। ठीक है ना जी, बढ़े आगे बेटा। बाबू क्वेश्चन नंबर 12, अलायंस लिमिटेड, रीड आप कर रहे हो बेटा, पहले आप रीड कर रहे हो फिर मैं करूंगा।
लो बेटा मैं रीड करता हूँ. अलायंस लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर 100 buckets a day. To achieve this, the efforts of all departments are coordinated and interlinked, and authority responsibility relationship established among various job position. This is a clarity on who is to report to whom. Name the function of management. Sir, पूरा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में से चिपकाई हुई हैं बातें. तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग इज द आंसर. नेक्स्ट वन, नेशनल ब्रिटेक लिमिटेड हैज ग्रोन इन साइज. It was a market leader, but with change in the business environment and with the entry of MNCs, its market share is declining. To cope up with the situation, the CEO started delegating some of authority to the general manager, who was felt himself overburdened, and with the approval of CEO, dispersed some of his authority to the various level throughout the organization. Sir, decentralization. आज अगर ये बड़ा आसान लग रहा है ना डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन, थैंक्स टू मी. ठीक है ना बेटा, इतने मैंने एफर्ट डाले हैं बेटा, आपके लिए एग्जॉस्टिव लिस्ट रेडी की है. ठीक है ना कि आपको कुछ भी टेंशन नहीं है. आप तो वर्ड पे आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, जान निकल जाती है बच्चों की इसमें. चलो जी आगे बढ़ना बेटा. शारदा लिमिटेड इज परस्यूइंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी विच एक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. देखो बेटा, एक तरफ तो आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी कि आप डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी कर रहे हो. ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं, आधे बच्चों ने इसको ढंग से पढ़ा नहीं होगा. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एडिशन इन द प्रोडक्शन लाइन. आप डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफाइड वर्ड देखकर डिविजनल चिपकाना देना, देख लो क्या लिखा हुआ है, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज मतलब फंक्शंस बड़े ज्यादा हैं. और बेटा उसके बाद ये भी बोल दिया विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. ठीक है ना, और पूछता क्या आपसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है. सर स्पेशलाइजेशन इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. 14 क्वेश्चन कर लिए. चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है, बाय बाय.